साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे भारत में इस समय कोरोना के संक्रमण के कारण भारत लगभग अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोगों में नए संक्रमण की पुष्टि हो रही है। और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की हालत भी अत्यधिक ख़राब हो चली है, क्योंकि मेरठ में भी कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें ना सिर्फ नागरिक बल्कि इसने सभी को, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। और जैसा कि मैंने अपनी पहली एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि सबके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का निकम्मापन और सरकार की गंभीरता में जो कमी दिखाई दी थी कि पहला जो मामला आया था भारत में कोरोना का, वो 31 जनवरी को आया था, जो कि केरल में आया था। इसके बाद केरल सरकार ने तो जो प्रिकॉशंस ली या जो कदम वहाँ पर उठाए वो तो काबिल तारीफ़ थे। जिस तरीके से प्रवासी मज़दूरों के रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रवासी मज़दूरों की रुचि के अनुसार उनके लिए भोजन पकाने की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन के द्वारा की गई। लेकिन जहाँ बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो ढिंढोरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीटा कि उत्तर प्रदेश के मॉडल से सबको सीख लेनी चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश के मॉडल ने क्या उत्तर प्रदेश के मॉडल में ऐसा आपको लगा जो उत्तर प्रदेश के मॉडल से दूसरे राज्य जो है सीख लें? अरे केरल के मॉडल को आप देखिए कि किस तरीके से केरल में आपके यहाँ तो लोगों को सैनिटाइज करने की भी पुलिसकर्मियों को तमीज़ नहीं थी। किस तरीके से बरेली में बैठा करके लोगों की आंखों में सैनिटाइज़र मारा जा रहा था कि जैसे वो कोई व्यक्ति ना हो, जानवर हो। और केरला सरकार ने किस तरीके से लोगों को सैनिटाइज़ किया, कितने कायदे से एक एक व्यक्ति को उन्होंने। तो आप जो है किस तरीके से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि यूपी का मॉडल जो है उससे दूसरे राज्यों के मॉडल को शिक्षा लेनी चाहिए। अरे आप पूरा इंतजाम आप करने में असमर्थ रहे हैं अब तक हर किसी चीज़ पे आपने केवल थाली और ताली बजवा कर लोगों से वाहवाही तो लूट ली। लेकिन जब भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियों की बात हुई, तो तैयारियों में हमेशा ही आपकी सरकार पिछड़ती हुई नजर आई है। चाहे वो आपका कोई भी प्रदेश हो, गुजरात में ही ले लीजिए, गुजरात में और तमिलनाडु में बराबर मामले थे, लेकिन गुजरात में 9000 गुना ज़्यादा संक्रमण फैला। तो इसका जो है दोष किसे दिया जाएगा? वहाँ पर मृत्यु दर भी सबसे अधिक रही गुजरात में। तो जहाँ आप इस तरह की बात कर रहे हैं, अब मेरठ में आपसे कोरोना नहीं संभाला जा रहा, लेकिन मेरठ यूनिवर्सिटी को अभी तक आपने कोई क्लियर निर्देश नहीं दिए यूजीसी की ओर से कि एग्ज़ाम कराएगी या नहीं कराएगी। अरे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बच्चा अब ये सोच रहा है कि वो तैयारी करे एग्ज़ाम की या ना करे। उसके दिमाग ही आपने जो है उसके दिमाग को ही बिल्कुल कैद करके रख दिया। अरे कम से कम जब जो योगी सरकार ने एक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी कि सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और उनके अंक पिछले सेमेस्टर के आधार पर दिए जाएंगे, दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही किया, तो आपको करने में क्या दिक्कत हो रही है? जबकि मेरठ में किस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है और मेरठ यूनिवर्सिटी के ही वो एग्ज़ाम होने हैं। मेरठ में लाखों विद्यार्थी मेरठ के हैं जो एग्ज़ाम देंगे, फिर भी आपको मेरठ में जो है फैसला लेने में दिक्कत आ रही है। आपने मामले को अधर में लटकाया हुआ है। किस तरीके का आप जो है क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरीके का व्यवस्था को आप फैला करके यहाँ के कुलपति का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ के कुलपति जी जो है तनेजा जी, वो किस तरीके से छात्रों के साथ जो है एक खिलवाड़ सा कर रहे हैं। अरे छात्रों की आप स्थिति को क्लियर कीजिए ना कि आप एग्ज़ाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे तो क्लियर कीजिए, अगर प्रमोट करेंगे तो क्लियर कीजिए। या आपने किस आधार में छात्रों को लटका के रख लिया है कि पेपर होंगे नहीं होंगे। अब मेरठ के बहुत सारे छात्र संघों ने तो विरोध भी कर दिया, लेकिन आपके लिए तो विरोध करने वाले लोग तो हमेशा कीड़े मकोड़े रहे हैं ना। आप कभी उनकी तो आप सुनोगे नहीं। जो करना है आप करोगे मुंह उठाकर। कोई भी आदेश सरकार दे देगी कि एग्ज़ाम कराइए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या ना हो, बस फिर तो वही होगा जो होगा। विद्यार्थियों की जान की आपको क्या परवाह? अरे आप तो सीमा पर जवानों को मरवा देते हैं, तो विद्यार्थी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरठ की ही स्थिति हम देख लेते हैं कि कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 3 पुलिसकर्मियों सहित 71 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप और 2 मौत। मेरठ में व्यापक स्तर पर चल रही डोर टू डोर टेस्टिंग के अंतिम दिन रविवार को जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज जांच के दौरान 71 नए संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
इस स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है उस पर आप कोई जो है पक्का निर्णय नहीं लेंगे कि आपको कराने हैं या नहीं कराने हैं। ये आपका जो है, ये आपकी किसी भी विषय में निर्णय लेने की असमर्थता को ये चीज़ दिखाती है कि आप कोई बड़ा निर्णय लेने में कभी समर्थ ही नहीं रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हालात में जल्द सुधार का दावा कर रहे हैं। दावा तो खैर आपने दावा तो कोरोना के लिए जो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय था, केंद्र सरकार का जो मंत्रालय था, उसने तो ये कह दिया था कि 21 दिन के अंदर भारत में कोई नया मामला आएगा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन हुआ था, खड़े होकर के ये घोषणा कर दी मुंह उठा के कि 21 दिन की लड़ाई है, महाभारत का युद्ध। अरे महाभारत के युद्ध से तुलना करेंगे आप इसकी? आप जो है चिकित्सा के कोई जानकार नहीं, आप केवल मुंह उठाया, आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेकर आप जो है इस पर बोल रहे हैं कि 21 दिनों में ये चला जाएगा। उस समय आपने जो है जनता को इतना मतलब उत्साहित कर दिया कि ताली बजाइए। अरे आप जनता को चाहते तो पूरी स्थिति अवगत करा सकते थे कि 21 दिनों में नहीं, ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। और उसके पहले भी आपके स्वास्थ्य मंत्रियों ने जो है कमेंट किए कि भारत से ये हो जाएगा, भारत से वो। फिर रामदेव बाबा जी ने जो है अपनी कुछ दवाइयाँ तो उन्होंने खैर बेच दी ही होंगी, भले ही वो सारी दवाइयाँ झूठी हो, लेकिन देश में मूर्ख लोगों की कमी तो होती नहीं है। जो बेचारी जनता होती है, जिन्हें कुछ आशा होती है, वो अब चाहे वो कितनी भी गलत बात कहें, लेकिन कम से कम 10% ग्राहक तो उन्हें मिल ही गए होंगे और करोड़ों रुपए की कमाई वो कर ही लेंगे इस झूठ के सहारे। सरकार का उन्हें साथ वैसे भी मिल जाएगा। तो ये जो गेम खेला जा रहा है विद्यार्थियों के साथ, कम से कम आप कुछ भी कीजिए, किसी को भी परेशान कीजिए, किसी का भी खून चूसिए, लेकिन देश के विद्यार्थियों के साथ तो ऐसा ना कीजिए। जो देश का आने वाला भविष्य है, उन विद्यार्थियों को आपने अधर में लटका के छोड़ दिया है। आप उन्हें प्रमोट करना है, प्रमोट करके उनका रिजल्ट जारी कीजिए जल्दी से। जून के महीने में तो आप उन्हें प्रमोट करके और अगस्त के महीने तक रिजल्ट जारी भी कर सकते थे। सितंबर तक आपने लटका दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि सितंबर में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो विद्यार्थियों को कम समय मिलेगा। अरे आप अभी समय जो मिल रहा है उसमें विद्यार्थी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा उसको। अब विद्यार्थी मान लो किसी कंपटीशन की भी तैयारी करता है और किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करता है, अगर वो इसमें प्रमोट हो जाएगा तो फिर वो सीधे कंपटीशन की तैयारी करे, या फिर सितंबर तक आप उसे अधर में लटकाए रखेंगे और सितंबर आने के बाद वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। तो इस तरीके का मजाक तो छात्रों से मत कीजिए, वो भी इस संकट के समय। छात्रों से आपने एग्ज़ाम कराने की फ़ीस ले ली, वो आपको लेनी भी नहीं चाहिए थी, 4,000 रुपये की जो फ़ीस थी। लेकिन मक्कारी की ये सीमा जो है किस हद तक गई है कि एक तरफ जो है महिलाओं को 500-500 रुपये दे के निपटा दिया केवल 3 महीने के लिए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। अब उसके बाद क्या खाएंगी महिलाएं? उसके बाद कौन सा रोजगार आपने जो है लोगों को दिला दिया, जो आपने 500 रुपये बंद कर दिया। और 500 रुपये भी क्या होता है? 500 रुपये में किस तरीके से 500 रुपये में कोई व्यक्ति अपनी जीवन की दिनचर्या गुजारेगा? ये आपको समझ में नहीं आती बातें। ये 500 रुपये देंगे, ये तो सिर्फ ढोल पीटने के लिए आपने बिहार चुनाव से पहले, और फिर बिहार में किस तरीके के आपने जो है वहाँ पर पीएम केयर्स फंड में आपने लाखों का जो है धन जुटा लिया है, उसका इस्तेमाल आप जो है अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश के नाम पे सबसे बड़ा भद्दा अगर कोई है तो वो आप हैं। आपसे पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई, लेकिन कोई भी किसी की लाश पर पैर रखकर सत्ता में नहीं आई थी। 3 बच्चों सहित 26 महिलाएं भी शामिल हैं। इसी के साथ एक मरीज की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। संक्रमित मरीजों में कंकड़खेरा थाने में तैनात दरोगा, हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल सहित आशा कार्यकर्त्री भी शामिल है। जिले में कोरोना से आज ब्रह्मपुरी निवासी 68 वर्षीय और तिलकपुरा निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हुई है। मौत तो खैर देखिए, मौत तो होंगी ही, और सरकार को मौत से कभी भी कोई, इनको तो ये तो खुद लोगों की लाश पर चढ़ करके राजनीति करके आए हैं। तो इस तरह से अगर लोगों की मौत हो रही है तो वो इनके लिए कोई मायने कभी नहीं रखती, ना इनके अंदर कोई संवेदनशीलता है जो ये जो है किसी की मौत पर ये 2 आंसू भी बहा सकें। ये तो अपने चुनावों में मस्त हैं। जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1504 हो गया है। इनमें से 943 मरीजों को अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज तक कोरोना से जिले में कुल 76 मौत हो चुकी हैं। फिलहाल जिले में कोरोना के 585 एक्टिव केस हैं। तो ये हालत है देश की, जहाँ कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 21 दिन में लड़ाई जीत लेंगे, 21 दिनों में ये हो जाएगा। अरे खुद को फांसी देने के लिए भी आपने जो है समय दिया था 31 दिसंबर का, नोटबंदी के बाद। और फिर जो है क्या आपको किसी के मजाल हैं जो उस मुद्दे पर बात भी कर सकता कि आप चौराहे पर क्यों नहीं आए? अरे आप खुद दुनिया भर के उल्टे सीधे दावे बोलकर कभी क्या आए जो आपकी बातों पर विश्वास किया जाए?
अब भी आप कुछ कहेंगे, अब भी आपका स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ भी कह देगा, तो क्या आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आप पर विश्वास करना जायज़ है? इस तरीके से मेरठ में जो है संक्रमण ने पूरी तरीके से जो है मेरठ में संक्रमण जो है सोमवार को भी मेरठ में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसा कि रविवार की बात है, सोमवार को भी जिले में भयंकर तरीके से कोरोना फैला है। और ये देखिए, मेरठ में कोरोना संक्रमण की स्थिति कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है। सोमवार को जिले में कोरोना के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज यहां 95 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इस लगातार तेजी से बढ़ रही कोरोना की चेन के देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में फिर से खलबली मच गई है। इसी के साथ जनपद में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1603 पहुंच गया है। वहीं अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल एक्टिव केस जो है 540 है, जिनका इलाज चल रहा है। और सीएमओ ने इस खबर की पुष्टि दी है। अब आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है सही होने की बजाय, अगर यूपी का मॉडल इतना ही अच्छा है और यूपी के मॉडल से जो है लोगों को सीख लेनी चाहिए, तो अगर यूपी के मॉडल से लोग सीख लेने लगे तो लोग तो वहाँ तो जो है स्थिति सही होने के बजाय दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। क्योंकि यूपी के मॉडल में और क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि स्थिति सुधरने की बजाय जो है लगातार खतरनाक होती जा रही है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखा जाए? क्या योगी सरकार है वो अपने इस मॉडल को लेकर, जो कोरोना से बचाव का मॉडल है, उसमें क्या पूरी तरीके से सफल साबित हुई है? जहां ये योगी सरकार है, जहां हनुमान जी को ये मास्क चढ़ा रही है, अभी देखेंगे कि किस तरीके का ये अंध विश्वास और अंधभक्ति इस कोरोना की महामारी के समय भी कर रहे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को ये सोचना जरूरी है कि देखिए, इस सरकार ने तो जो इसे करना था वो ये कर चुकी है, क्योंकि ये सत्ता में बड़ी एक प्रचंड बहुमत से आई है। अब जो कहेगी उसी बात को सही माना जाएगा। मैंने कहा था ना, मैंने ये एक बात आपको बताई थी कि जिस देश की प्रजा अजागरूक होती है, उस प्रदेश का राजा अपनी असफलता को भी भुना लेता है। अगर प्रदेश में स्थिति इस कारण से बिगड़ रही है तो इसे आप सफलता कहेंगे या असफलता? लेकिन उस सफलता में भी ये रेडियो पर आकर मन की बात में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मॉडल से जो है शिक्षा लेनी चाहिए इस असफलता के दौर में भी। तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये अपनी असफलता को भुनाने वाली बात नहीं है? ये वही बिल्कुल इस पर बिल्कुल वही कहावत सटीक बैठ रही है कि जो राजा चालाक होता है और जिसकी जनता अजागरूक और अज्ञानी होती है, वो राजा अपनी असफलता को भी भुना लेता है। जैसा कि यहाँ पर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपनी असफलता को भी भुना रखा है। और असफलता को भुनाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इन लोगों के पास है अपनी असफलता को भुनाने के लिए, वो है धर्म। धर्म एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा नशा होता है। धर्म एक ऐसी अफीम होती है जिसकी आड़ में कई प्रकार की आपकी गलतियाँ, कई प्रकार की आपकी असावधानियाँ या कुछ भी कह लें, जो भी स्थिति है। जैसे कि अगर महामारी की बात करें तो महामारी में जिस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरती गई, तो जितनी भी असावधानियाँ, जितनी भी गलतियाँ हैं, वो एक धर्म की आड़ में सब छुप जाती हैं। एक मंदिर में जाकर हनुमान जी को मास्क चढ़ा दिया और चुनावी रैली में जाकर चिल्लाने लगे कि हम तो हिंदुओं के जो है प्रिय हो गए, हमने हिंदुओं के लिए ये कर दिया, अरे वो कर दिया। अरे अगर संक्रमण में हिंदू मरते हैं तो वो हिंदू ही तो मर रहे हैं, या फिर वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी को मास्क चढ़ाने से क्या उन्हें ज़िंदगी मिल जाएगी? क्या जगन्नाथ मंदिर की यात्रा कराने से जो है कोरोना की स्थिति या कोरोना पर विजय पा ली जाएगी? अरे ऐसा कौन सा भगवान है जिसने कोरोना में अब तक जो है कोरोना में अपने चमत्कार से, जैसा कि ये दावा करते हैं कि भगवान ये कर सकता है, भगवान वो कर सकता है, क्या भगवान ने किसी की मदद की इस कोरोना के काल में? लोगों को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ रही है। ना भगवान की चहेती इस सरकार ने किसी की मदद की, केवल अपना प्रचार करने के अलावा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी भगवान आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी और अफवाहों से भी आपको बचना पड़ेगा। ये जो भय का व्यापार होता है, ये अब भय का व्यापार कोरोना के द्वारा भी किया जा रहा है। और इस व्यापार के आड़ में अब धर्म के कुछ ठेकेदार भी निकल कर के आए, ये हमारी ये धार्मिक चीज़ खरीदिए या हमारा ये धार्मिक
यंत्र ले लीजिए, इससे जो है वायरस नहीं फैलेगा। देखिए डर में भी किस तरीके से व्यापार किया जाता है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये कोरोना के डर का ही तो व्यापार है जो बाबा रामदेव करना चाहते थे। बाबा रामदेव ने दवाई बनाई, दवाई बना करके उन्होंने दावा कर दिया कि इससे मरीज़ ठीक हो रहे हैं। अब उस दवाई की हकीकत अगर 90% लोग जान भी लें तो भी 10% तो ऐसे मूर्ख हो ही जाएंगे जो उस दवाई को खरीदेंगे और जिससे बाबा जी का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो एक बाबा जी भी इस चीज़ को जानते थे, फिर भी उन्होंने एक स्टंट था ये उनका कि किस तरीके से भय का व्यापार करना है। और भय का व्यापार तो करना, अगर करने की बात हो तो बचपन में क्या होता था कि एक खेल दिखाने वाला, तमाशे दिखाने वाला आता था जो कि सांप का खेल दिखाया करता था या कुछ दिखाया करता था। फिर वो बच्चों से आंख बंद करने के लिए कहता था, फिर वो बच्चों से आटा लाने के लिए कहता था। तो भय का व्यापार दिखा करके वो आटा और पैसे इस तरह की चीज़ें ले जाता था। इस छोटे से उदाहरण से भी हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं कि भय का माहौल जो होता है वो क्या होता है और भय के माहौल से किस तरीके से लोगों को आतंकित किया जा सकता है या भय के दौरान भी जो है व्यापार किया जा सकता है। और ये सरकार ने करके दिखाया है। आपसे पीएम केयर्स फंड में पैसे सहानुभूति के दम पे लिए थे और जब आपसे पैसे ले लिए उसके बाद फिर इनकी सहानुभूति जीरो हो गई। ना महिलाओं के खाते में कोई पैसा आया, ना किसानों को 2000 रुपये जो देने थे वो दिए गए, ना ही समय पर राशन वितरित किया गया। और जिस तरह की मदद होनी चाहिए थी उस तरह की मदद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे महिलाओं को आपने 500 रुपये दिए, लेकिन पुरुषों का क्या? रोजगार तो पुरुष भी करते हैं, वो किस तरीके से अपनी जीविका चलाते? प्रवासी मजदूर, आज जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये बसों का किराया देकर वो अपने स्थानों पर गए। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या प्रवासी मजदूरों को कम से कम 5 दिन का समय नहीं दिया जाना चाहिए था जाने के लिए? और कई ऐसे मौके आए जब प्रवासी मजदूर इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ गई। तो तब क्या कोरोना जो अब फैल रहा है, क्या उसमें इस घटना का कोई योगदान नहीं हो सकता कि जिस तरीके से एकदम वो एकत्रित हो गए? और ऐसा हुआ ही इसलिए क्योंकि उन्हें समय पर टाइम नहीं दिया गया और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती रही कि रेलवे ये कर रहा है, रेलवे ने इस तरह की कोई स्पेशल ट्रेन चला दी है। और ये रेलवे की वेबसाइट पे ही हुआ। अब इसको क्या माना जाए कि क्या रेलवे ने खुद षड्यंत्र किया था? रेलवे तो खुद सरकार के अंडर आता है या और महाराष्ट्र में ये नोटिस लिखवा दिया गया हो। तो इस तरह से जो है इसमें पूरा पूरा रोल जो है, अगर आज भारत में कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर स्थिति में पहुंची है तो लोगों पर दोष देने की बजाय लोगों पर दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत की ये बीमारी नहीं है जो भारत के लोगों के इकट्ठा होने से हो जाएगी। कहीं ना कहीं विदेशी तत्व है और कहीं ना कहीं सरकार की इसको विदेशी तत्व को लाने की पूरी सरकार का ही इसमें रोल है देखा जाए तो। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आया जब था तो किस तरीके से संक्रमण को फैलाया गया था, किस स्तर पर संक्रमण फैला। ये कोई बातें छुपी हुई नहीं है, ये सब जानते हैं। तबलीगी जमात पर आरोप लगाना, तबलीगी जमात का तो देखिए, तबलीगी जमात तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था और निज़ामुद्दीन में उसका कार्यक्रम होता है, जिसमें कि भारत के मुसलमान तो खैर आप मानिए ही क्योंकि वो भारत में है वो जगह, और विदेशों से भी उसमें मुसलमान ज्वाइन करने के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि ये बीमारी विदेशी नहीं थी, ये भारतीय बीमारी नहीं थी, ये विदेशी बीमारी थी, इसलिए भारत के मुसलमानों से इस के फैलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बाकी बाहर से तो कोई, चाहे वो हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, बाहर से तो किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसे आने से रोकना चाहिए, फिर चाहे वो केवल हिंदू ही क्यों ना हो। और अगर हिंदू में भी अगर हमारी सरकार के ही, हमारे देश के ही कुछ लोग हैं और वो हिंदू हैं और वो संक्रमित होकर आ रहे हैं तो उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने अपनी यात्रा की जानकारियां छुपाई और उसमें कुछ सरकार के नुमाइंदे भी थे। तो सरकार का तो ये दोहरा गेम था। अब ब्लेम देना है तो जनता को ही ब्लेम दिया जाएगा कि जनता ने ये कर दिया, जनता ने वो कर दिया। सरकार की कभी कोई कमी नहीं रहती, चाहे सेना के जवान शहीद हो जाए तब सरकार की कोई कमी नहीं होती, और जब सेना के जवान कोई कार्रवाई कराएं या कोई एयर स्ट्राइक हो जाए तो सरकार की वाहवाही होती है। तो ये तो एक तरीके का दोगलापन है बिल्कुल, कि जहाँ जवानों की शहादत है वहाँ सरकार तो शहादत को इस तरीके से ले लेती है कि मार के मरे हैं हमारे जवान, मार के मरे हैं, ये होगा वो होगा, इनको जो है सम्मान दिया जाएगा। और जब खुद मार कर आते हैं तब भी ये खुद, जब सेना मार के आती है किसी को तो सारा श्रेय खुद पर ले लेते हैं कि मैंने जाकर घर में मारा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इस तरीके से नहीं चल सकता है। अपना गुणगान करना, अपनी ईगो को साइड हटाइए,
प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके अंदर जो ईगो भरी पड़ी है, जो घमंड भरा पड़ा है, उसको साइड हटाइए, एक्सपर्ट लोगों से सलाह लीजिए। एक्सपर्ट लोगों को तो आपने हमेशा से ही आप नज़रअंदाज करते रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट हो चाहे वो, और एक्सपर्ट लोगों से कभी आपकी बनती भी नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग तो जो गलत चीज़ें देखेंगे उसके बारे में विरोध भी करेंगे, और विरोध आपको जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे एक जो है अंग्रेजी की इतनी अच्छी कहावत है कि ट्रू क्रिटिक्स आर बेटर देन फॉल्स फ्लैटरर्स, यानी कि जो झूठे चापलूस होते हैं, झूठे चापलूसों से अच्छे तो वो होते हैं जो सच्ची आलोचना करने वाले लोग होते हैं। अरे सच्ची आलोचना करने वाले लोगों से आपको सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत कुछ सुधार आप कर भी सकते थे। और बहुत से ऐसे एक्सपर्ट थे जिनकी सलाह आप ले सकते थे, जैसे रघुराम राजन जी थे, जिनको आपने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था। साथ ही यशवंत सिन्हा एक अच्छे वित्त मंत्री, उनकी हालत क्या है हम देख ही सकते हैं। और कांग्रेस की सरकार में भी, कांग्रेस भले ही विपक्षी पार्टी हो, लेकिन चाहे तो आप कांग्रेस की सरकार से भी मिलके, क्योंकि उसमें भी एक से एक जो है ऐसे लोग थे। लेकिन आपकी सरकार में कौन था? आपकी सरकार में तो जो वित्त मंत्री थे जेटली, उनकी खुद अरुण शौरी बुराई करते थे कि ये आधा वित्त मंत्री है आधा कानून के जानकार वो हुआ करते थे, वो वित्त मंत्री बने बैठे हुए थे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, जिन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कभी हासिल नहीं की वित्त में, जिनको कोई, और ना ही रक्षा मामले की जानकार, ना ही जो विदेश नीति के आपके कोई अच्छे जानकार हैं। तो एक्सपर्ट लोगों से आप जो है राय लीजिए और अपनी ईगो को जरा साइड में रखिए। अपने भक्तों को समझाइए कि इस तरह से गाली गलौज करने से, या इस तरह से एक दूसरे पर केवल आरोप मढ़ने से, या कटाक्ष करने से, या दूसरे को नीचा दिखाने से समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्याएं हल होती हैं मंथन से। जब मेरे विचार और आपके विचार विपरीत हों, लेकिन बैठकर हम मंथन करें, तो उससे बहुत कुछ निकल सकता है। इसमें यह नहीं है कि मेरे विचार आपस में विरोध हैं तो हम मिलकर कुछ कर ही नहीं सकते। अरे अपने विरोधियों से भी मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, और एक्सपर्ट लोगों की टीम की नियुक्ति करके जो है इस बीमारी पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। और ये जो आपने नौटंकी कर रखी है मेरठ विश्वविद्यालय में, एक संघी जो है वहाँ का कुलपति है तनेजा, उसके माध्यम से, कि वो जो है कोई जो है खास निर्णय नहीं दे पा रहे, बच्चों को जो है अधर में लटकाया हुआ है कि एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे। ये क्या मजाक लगा रखा है? सितंबर तक आप ये तय करेंगे कि एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना, और सितंबर के बाद आप रिजल्ट कब तक देंगे? आप पूरी साल खाएंगे बच्चों की? अब तक तो जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, और अगर प्रमोट करते तो अब तक तो रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि प्रमोट में तो कोई काम ही नहीं होता कॉपी चेक करने का, सीधे जो है वो किया जाता है, सीधे रिजल्ट बनाया जाता है। लेकिन आपने जो है बच्चों को अधर में लटका दिया बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो है इसमें भी अपनी ईगो को जरा साइड में रखिए। दूसरी सरकारों ने किया है इस कदम को, उनकी सरकारों की आलोचना ने आपने कर दी, केवल ये दिखाने के लिए कि ये प्रणाली जो है गलत अपनाई गई है। और अब अगर आपने आलोचना कर दी तो आप अपने राज्य में कुछ और करना चाहेंगे, निश्चित सी बात है। अरे दूसरे सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो उसको सर आंखों पे उठाइए, उसको अपने प्रदेश में भी लागू कीजिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ आलोचना ही करनी आती है, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपके इतिहास को देखकर लगता है कि आपसे कोई उम्मीद रखना तो बेकार ही होगा। तो साथियों, सरकार की इस नीतियों को देखते हुए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कोई सुधार ला सकती है, या ये किसी भी तरीके से कोरोना को नियंत्रित कर सकती है। हम आपस में खुद ही इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, कहने को खोल दिया है, लेकिन कोरोना पर कोई विजय प्राप्त नहीं की गई है। इसीलिए तो दोबारा 2-3 दिन का लॉकडाउन ये कर रहे हैं रोज, क्योंकि अगर कोरोना पर विजय पा लेते तो, जैसा कि कहते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि धीरे धीरे जो है लॉकडाउन खोलेंगे, धीरे धीरे ये करेंगे वो करेंगे। अरे इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़वा दी। देख लीजिए आप सड़क पर चलते हुए कितनी सख्ती है, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सब लोग जो है इकट्ठे होकर कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही लागू ही नहीं है कि जिससे कि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो हम सब लोगों को अपने स्तर पर खुद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और आगे इसी तरह से मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होता रहूँगा। धन्यवाद।